लेक्चर सीरीज लेके आ रहे हैं। आज इसी कड़ी में यह लेक्चर सीरीज जिसका विषय है थेरेपेटिक इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। आज की हमारी सोर्स पर्सन आदरणीय लवी शर्मा मैम, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, दिल्ली पब्लिक स्कूल, गुरुग्राम, हरियाणा। आज के कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं श्री राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग, सीआरसी लखनऊ। श्री जी शंकर गणेश सर, लेक्चरर पीटी, सीआरसी लखनऊ। श्री संतोष कुमार सर, क्लिनिकल असिस्टेंट, सीआरसी लखनऊ। श्री अमित कुमार सर, क्लिनिकल असिस्टेंट, सीआरसी लखनऊ। आज के कार्यक्रम हेतु हमें आशीर्वचन प्रदान कर रहे हैं डॉक्टर हिमांशु दास सर, निदेशक पीडीयूएनआई पीबीडी, न्यू दिल्ली। और इस कार्यक्रम की निरंतरता को बनाए रखने हेतु एवं वृद्धता की श्रेष्ठता को स्थापित करने हेतु हमें अपना आशीर्वचन प्रदान कर रहे हैं श्री रमेश पांडे सर, निदेशक, सीआरसी लखनऊ। प्यारे मित्रों, सीआरसी लखनऊ अपनी रचनात्मक गतिविधियों को आप सभी के बीच वृहत्ता के भाव की स्थापना और विषय की सारगर्भिता को कैसे आपके बीच में पहुंचाया जाए, कैसे उन श्रेष्ठतम भावों को आप तक लाया जाए जिनके पहुंच से हमारे विशेष शिक्षकों का, पुनर्वास व्यवसायिकों का एवं पुनर्वास पेशेवरों का एक ऐसा समूह सशक्तिकृत हो जिसमें हम अपने दिव्यांगजनों के लिए कुशल मार्गदर्शन तैयार कर सके, दिव्यांगजनों के लिए एक कुशल ऐसे भाव की स्थापना कर सके जो हमें सक्षमता, समर्थता एवं प्रबंधनता का गुण प्रदान करे। इसी कड़ी में हम आपके बीच ऐसी लेक्चर सीरीज लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। सीआरसी लखनऊ की संपूर्ण टीम निरंतर ऑफलाइन ऑनलाइन कार्यक्रमों को लेकर के आपके बीच आ रही है और अपने सामाजिक क्रियाकलापों के द्वारा, संवैधानिक क्रियाकलापों के द्वारा तथा साथ ही साथ अपने जन जागरूकता कार्यक्रमों को भिन्न भिन्न शिक्षण संस्थानों से होते हुए हम ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर अपने भावों को बताने के लिए, प्रचारित प्रसारित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मैं कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में आज हमारे बीच जुड़ी हुई लवी शर्मा मैम, जो दिल्ली पब्लिक स्कूल से हमारे बीच जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में आप सभी को बताना चाहूंगा। आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के रूप में अपनी सेवा दे रही है वर्तमान समय में डीपीएस गुड़गांव में। आपने बैचलर की डिग्री नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी दिल्ली से प्राप्त की है। आपने मास्टर की डिग्री न्यूरोलॉजी में फ्रॉम द इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर वसंत कुंज दिल्ली से प्राप्त की। आपको सम्मानित किया गया है एक बेस्ट एकेडमिक रिसर्च वर्क करने वाले एक प्रतिनिधि के रूप में। मास्टर कोर्स में आप गोल्ड मेडल प्राप्त की है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली से प्रेजेंट। और वहां पर आपने अपने प्रमुखतम भावों को सभी के समक्ष रखकर यह प्रमाणित किया है कि विशिष्टता को कैसे रखा जाता है। आपके द्वारा संपूर्ण जीवन में सीखने सिखाने की प्रक्रिया का मंत्र भाव स्वीकारा जाता है, अर्थात आप बिलीव करती है लर्निंग को लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी के रूप में। और आप विभिन्न प्रकार के शॉर्ट टर्म कार्यक्रमों में, लॉन्ग टर्म कार्यक्रमों में, कोर्सों में आप अपनी सेवाएं देती रही हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच आप आज के महत्वपूर्ण विषय थेरेपेटिक इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी पर आप अपनी विशिष्टता लेकर के हमारे बीच उपस्थित है। मैं संपूर्ण सीआरसी परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैम, और इस पटल पर आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपनी विशिष्टता हमारे बीच रखें। आदरणीय लवी शर्मा मैम। Thank you, sir. Thank you. Good afternoon. Good afternoon, everyone. So we'll be discussing about learning disabilities, and for that matter, I'm just sharing my. Just let me know आपको दिख रहा है सर, उस एक बार आप बता दीजिएगा ताकि वो easy हो जाए। Is it सर ये दिख रहा है एकदम से ठीक ठीक? जी मैम, जी मैम। ठीक है। सो हम लर्निंग मेरी आवाज इको हो रही है, सो आप अगर म्यूट कर लेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है। सो हम लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करने जा रहे हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ओवरलैपिंग आजकल टर्म्स हम बहुत यूज करते हैं, बट इसको शुरू करने से पहले कुछ बेसिक सी चीज जो मैं समझाना चाहूंगी। इन जनरल
इन जनरल अगर आप एलडी की बात करें तो आजकल स्कूल में ऐसा बहुत हो रहा है कि हमें पता भी नहीं चल रहा, लेकिन बहुत सारे बच्चे इफेक्टेड होते हैं और उनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही होती है, लेकिन हम सोचते हैं कि या तो बच्चा केयरलेस है या उसको पूरी अटेंशन नहीं मिल रही है, इस कारण ये हो रहा है, और इस वजह से हम लोग इन सब चीज़ों को ओवरलुक कर जाते हैं। सो मैंने पूरी कोशिश करी है इसमें जितने भी पॉइंटर्स मैं मेंशन कर सकूं पीपीटी के फॉर्म में वो सब दिखाऊं, और अगर कोई भी डाउट आता है तो वी कैन एक्चुअली वर्क ऑन दैट लेटर। ठीक है, सो एज ऑफ नाउ आई विल बी शेयरिंग एंड विल बी टॉकिंग अबाउट इट। बहुत क्लियर सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये हमारा कि अच्छा, सो इट्स बीन शेयर्ड, यस। तो हम सबको पता है ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, कि ब्रेन इट हेल्प्स अस टू कंसंट्रेट एंड फोकस, हमारी रीडिंग, पढ़ने लिखने, स्ट्रेस, हमारा बिहेवियर, जो भी हमारा व्यवहार रहता है, हमारा कम्युनिकेशन, जो कोऑर्डिनेशन है हमारा, और मेमोरी, ऑर्गेनाइजेशन, इन सारी स्किल्स को हम लोगों को ये सब ब्रेन गाइड करता है। तो राइट और लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। ये थ्योरीज भी हैं कि राइट साइड ऑफ द ब्रेन जो होती है वो हमारी लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करती है, और जो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन होती है वो हमारी राइट साइड ऑफ द बॉडी को कोऑर्डिनेट करती है। सो मूविंग विद दीज थ्योरीज, ये बेसिक सी एक ओवरव्यू के लिए दी थी थ्योरी। नाउ कमिंग ऑन टू द एलडी की डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या है। अगर कभी भी हम देखें तो हम बात बच्चों की ज्यादा करेंगे, बिकॉज चाइल्डहुड में ही ये डिसऑर्डर जो होता है कि अगर डायग्नोस हो जाता है तो बेटर रहता है। मे बी अडल्ट तो बाय वर्च्यू ऑफ एनवायरनमेंट ओवरकम भी कर जाते हैं बहुत सारे कैरेक्टर्स। सो अगर हम इफ विल टॉक अबाउट अ चाइल्ड, सो सिग्निफिकेंट अगर उसके अंदर रिड्यूस्ड एबिलिटी है कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को समझने की, अगर आपने 2 स्टेप्स भी दिए और वो स्किप कर रहे हैं, या अगर उनमें कोई नई स्किल लर्न करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है नॉर्मल से ज्यादा, तो यह तो हम कह सकते हैं कि उनके अंदर एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। सो साइंटिफिकली we define LD as a significant reduced ability to understand new or a complex information, या to learn a new skill, having an impaired intelligence with a reduced ability to cope independently. It describes a group of problem and ability to master school tasks. अब school task की ही बात क्यों की जा रही है? At times ये होता है कि और हम क्यों हम स्कूल टास्क की बात कर रहे हैं। सो हियर आई वुड लाइक टू मेंशन वन पॉइंट। जब हम बच्चों की बात करें तो हम जनरली उनके ऑक्यूपेशन या फिर हम उनकी जो एक फंक्शनल एक्टिविटीज की बात करें तो 3 मेन एरियाज हमारे बनते हैं। एक वो सेल्फ केयर, अपने अपने आप का कितना ख्याल रख पा रहे हैं अगर वो 3-4 ईयर्स के एज ब्रैकेट में है तो, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि वो कैसा प्ले, उनका प्ले कैसा चल रहा है, एंड थर्ड थिंग बिकॉज वो 3+ के बाद प्रिपेयर होने लगते हैं स्कूल जाने के लिए, लाइक 4 इज द एज, आइडल एज, तो वो उनका ऑक्यूपेशन होता है। सो दैट इज वाई एक जो हम पैरामीटर्स जो चेक कर सकते हैं स्कूल अप्रोप्रिएट एज में ही चेक कर सकते हैं वो वाले। ओके इसलिए स्कूल की थोड़ी सी बात ज्यादा होगी। लर्निंग डिसेबिलिटी एक जेनेरिक टर्म है। हम देखें तो अगर लिसनिंग में, स्पीकिंग में, रीडिंग में, राइटिंग, रीजनिंग या मैथमेटिकल एबिलिटीज अगर कहीं भी कोई भी इशू आ रहा है तो वी विल सी कि हो सकता है वो एक रेड फ्लैग या एक साइन है जिससे कि हमें देखने की जरूरत है कि बच्चे में एलडी तो नहीं है। अब क्या कॉज करता है एलडी को, क्या कारण हो सकते हैं? आई थिंक ये बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट नहीं है समझना कि क्यों हुआ, बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है कि फैमिलीज में या पर्सनल लेवल पे इतनी कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है कि एक ब्लेम गेम या एक प्रॉब्लमैटिक सोशल बिहेवियर क्रिएट होने लगता है। सो देयर इज नो वन पर्टिकुलर कॉज, एंड एट टाइम्स जो एलडी है उसका कोई पर्टिकुलर कॉज पता भी नहीं चलता। दैट इज व्हाई वी कॉल इट इडियोपैथिक एट टाइम्स, बट स्टिल कुछ फैक्टर्स हैं जिनको कि एक्चुअली हमें समझने की जरूरत है, because they actually cause severe problems. For example, किसी की genetic या family history रही है LD की, so there are chances like 6% to 12% chances होते हैं what the research talks about. प्रीनेटल या नियोनेटल रिस्क होते हैं, तो लाइक इंट्रा यूटराइन ग्रोथ अगर रिस्ट्रिक्टेड है, या फिर इफ अ मदर लाइक देयर इज सम एक्सपोजर ऑफ अल्कोहल, ड्रग्स और सब्सटेंस अब्यूज बिफोर द चाइल्ड इज बीइंग बोर्न, और अ प्रीमैच्योर बर्थ, or at times when the child is being born the low birth or some injury at that time. So we'll be coming up to that part. Yes, stress during infancy, and it's just not the psychological stress, it can also be a physiological stress, which means having high fever or head injury या poor nutrition जैसी problems. So psychological trauma अगर किसी को हो रखी होती है, so that can also lead to LDs.
फिजिकल ट्रॉमा की बात करें तो हेड इंजरीज, नर्वस सिस्टम में अगर कोई इन्फेक्शन आ जाता है तो लाइक इवन टिपिकल मेनिंजाइटिस या और भी बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, नॉट जस्ट लिमिटेड टू द वन। और इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, अगर टॉक्सिन्स का या अगर अगर हम अलग अलग इन्वायरमेंट, दीज डेज हमने देखा पोल्यूशन को लेके बहुत चर्चा हो रही थी। सो इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कैन ऑल्सो लीड टू, अगर एयर में टॉक्सिन रेट ज़्यादा है या फिर टोटल इन एनवायरमेंट में, फॉर एग्जाम्पल ऑक्यूपेशनल हेजार्ड्स अगर हैं तो उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। सो कोमॉर्बिडिटी ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं या केयर गिवर हैं या पेरेंट हैं तो ये कोमॉर्बिडिटी डिस्कस करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हम एलडी को अगर डायरेक्टली भी नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे तो हम उसके साइड में अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस उसके जैसे आ रहे हैं तो उन्हें हम कभी कभी जल्दी पकड़ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अटेंशन रिलेटेड बिहेवियर इश्यूज अगर आने लग जाते हैं बच्चे में, चिड़चिड़ाहट, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, तो उसको पिक करना इनिशियली इजी होता है। और अगर आप जितना जल्दी रेड फ्लैग्स पकड़ेंगे उतना ही जल्दी आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल इंसल्ट, फॉर एग्जाम्पल हेमिस्फीयर स्पेशलाइजेशन है या ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, वीक कॉर्टिकल कनेक्शंस हैं, या अगर देयर इज सम लैग विद इट। सो टॉकिंग अबाउट, ये बहुत ही आइडियलिस्टिक सी थ्योरीज हैं कि ब्रेन हमारे किन किन फंक्शंस को केटर कर रहा होता है, लाइक क्रिएटिविटी, इमेजिनेशंस, इंट्यूटिव, कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट्स को समझना, ये बहुत सारे फंक्शंस हैं और ये सब ब्रेन ही गाइड कर रहा होता है। एनालिटिकल, लॉजिकल, प्रिसाइज, प्रिसीजन, किसी भी चीज को, रेपिटेटिव मूवमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स, विल बी टॉकिंग अबाउट वन बाय वन। लेट्स मूव। ओके, सो टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, आई बिलीव ये हम लोगों को अब इतना हम लोग बहुत सुन के इवन मूवीज में डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, कुछ टर्म्स हमें मालूम चल गए हैं, but still I'm just touching on one by one to have this basic idea. Graphia related to writing part, calculia, dys, so it's related to the calculation part. ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये अभी आगे भी आएगा, उसमें मैंने विद पॉइंट्स रखा हुआ है ताकि अगेन आप उन रेड फ्लैग्स को ध्यान से देख पाए अगर आप किसी भी अर्ली इंटरवेंशन यूनिट में हैं या अगर आप केयर गिवर हैं या अगर आप पेरेंट हैं तो। सो लैंग्वेज को प्रोसेस करने में प्रॉब्लम आ रही है, कम्युनिकेट करने में अपनी नीड्स या अपनी प्रॉब्लम, बेसिक चीजें अगर नहीं प्रोसेस कर पा रहे हैं तो नॉन वर्बल भी होते हैं। visual perceptual issues, dyslexia, तो we already talked about. Okay, so presentations. So talking about the, सबसे पहले मोटर पर इसलिए क्योंकि फिजिकली कभी कभी चीजें जल्दी समझ में आने लगती हैं कि इस बच्चे में ये चीज आ रही है या ये प्रेजेंटेशन है, ऐसा क्यों हो रहा होगा। अगर आप इस रीजन पे जा पाएंगे पीछे तो बहुत आसान होगा कि आप उसका इंटरवेंशन भी फाइंड आउट कर पाए। सो आई डोंट थिंक कि कोई भी सेशन लिमिटेड हो सकता है एकदम ट्रीटमेंट या उस पर, बट जितना जितना आप उसकी प्रॉब्लम, जैसे हम अपने लैंग्वेज में भी बोलते हैं चीफ इश्यूज पर अगर आप जितना ज्यादा लेस कर पाएंगे उतना ही इजीली आप ट्रीटमेंट पार्ट को भी दे पाएंगे। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू दिस थिंग, मोटर फंक्शंस में डिसऑर्डर्स ऑफ मोटर स्किल्स और मोटर एक्टिविटी की बात होती है। कभी कभी हम देखते हैं थोड़ा बच्चा क्लमजी होता है, थोड़ा बार बार झुक कर बैठ रहा है या लीन हो रहा है, सपोर्ट ले रहा है, साइड में वॉल पे टच करते हुए जा रहे हैं, या फिर ग्रॉस या फाइन मोटर फंक्शंस, जंपिंग, एज अप्रोप्रिएट फाइन पेंसिल होल्डिंग, या फिर हम इरेज करने की कैपेबिलिटी भी कह सकते हैं। ग्रॉस मूवमेंट में और भी बहुत सारे फंक्शंस आ गए, या प्लानिंग न्यू टास्क, ये बहुत ही डिस्प्रेक्सिया मतलब इजी टू आइडेंटिफाई हो जाता है और हमारा ट्रीटमेंट बहुत करा जाता है इसके बेसिस पे कि लाइक हाउ मच ही इज एबल टू प्लान हिज मूवमेंट। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, अगर एक रास्ता सीधा भी जा रहा है तो अगर आपने 3 या 4 साल के बच्चे को बहुत आराम से अगर दूर से भी ऑब्जर्व किया, यू माइट हैव नोटिस कि दे डोंट जनरली टेक अप अ स्ट्रेट लॉन्ग पाथ, दे एट टाइम्स गो टुवर्ड्स राइट, go towards left and right. So you can actually pick on these things ki how they are moving, how they are going, at times are they hopping, how they are climbing the stairs. तो ये चीजें प्रेजेंटेशन आप कुछ कुछ जो हैं बहुत डेली वाली चीजें जिनमें आप नोटिस कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम डेफिसिट्स, बैलेंस इश्यूज, सेंसरी मोटर इश्यूज, टच कर रहा है हर चीज, ऑलवेज इन मोशन है, बहुत हाई ऑन एनर्जी है, हम
बहुत जल्दी बोल देते हैं वैसे हाइपर एक्टिव है या हाइपो एक्टिव है, बट आई थिंक इस पर्टिकुलर टैग या इस पर्टिकुलर वर्ड को बोलने से पहले थोड़ा हमें ऑब्जर्व ज्यादा करना चाहिए बच्चे को. एट टाइम्स वो हाइपो एक्टिविटी या हाइपर एक्टिविटी क्लमजीनेस या और उसकी इश्यूज की वजह से भी आ रही होती है. ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू एलडी. एलडी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, क्यों हम स्कूल में आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बिकॉज एजुकेशनल डिसऑर्डर है. सो एजुकेशन में कुछ कुछ चीजों की प्रॉब्लम आपको बहुत प्रोमिनेंटली नजर आएगी. सो एरियाज जो कि देखने वाले हैं, कॉपिंग फ्रॉम द बोर्ड. लेट्स सपोज अगर आपने एक सर्कल ही बनाया है, लेट्स से टीचर ने एक सर्कल बनाया है, एट टाइम्स चाइल्ड इज नॉट एबल टू कॉपी दैट. या फिर अगर आपने स्टैंडिंग लाइन बनाई है, स्लीपिंग लाइन बनाई है, या प्रिंट्स एंड कर्सिव राइटिंग्स. आई थिंक अब तो ये वाले नॉर्म्स नहीं रहे हैं कि इट्स वेरी मच फिक्सेटेड कि यू हैव टू यूज द प्रिंट और द कर्सिव राइटिंग फॉन्ट, बट स्टिल you can figure that out. It helps you to figure out कि उसमें प्रॉब्लम आ रही है या उसको इशू कॉपी करने में है या नहीं है. So it's important. Organizing time and material, understanding written and oral directions. For example, if you have shown the arrow or if you have asked him to make 1, 2, 3, some words or alphabets, and then how he is copying. Even you can find out copying is one of the very basic and easily identifiable characteristic. आपने अगर ब्लैक बोर्ड पे बहुत इजीली उनको कॉपी लेकर समझाया है कि यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, एट टाइम्स यू सी कि वो कहीं नीचे ही साइड में कॉर्नर में नोट कर रहे हैं, देन यू कैन एक्चुअली मेक आउट कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, या तो अंडरस्टैंडिंग में है या राइटिंग में है या कॉपिंग में है. बट देन अगेन अगर कहीं इन 3 एरियाज में भी प्रॉब्लम आ रही है तो देन डेफिनेटली यू नीड टू सी द रेड फ्लैग्स. Symbolic confusions, later reversals, especially B and D, S, C, you can find out कि ये reversals बहुत आ रहे होते हैं. Then small basic task, but please be concerned कि किस age में आप check कर रहे हैं, like coloring, drawing, coloring within the lines, cutting. So again, they will help you. All these activities can actually make out whether the child is facing any issue or not. So moving on to this, attention and concentration. Yes, this is an important area. Again, cognitive areas सबसे ज़्यादा important होते हैं as a professional to early interventionist to see short attention span है. And then short attention span कैसे आप identify करेंगे? Here comes out the question. See, if you are in a classroom setup, it is easy to identify because you might be having 10 to 12 children and you can actually make out that one child who is not able to pay attention and the rest of the others can pay attention, then definitely there is something wrong with the child. And then आप reason behind पर जा सकते हैं and accordingly you can figure out what's going wrong. Now, if you are in a house setup and you are a parent of a single child, then how to figure that out? Then obviously I can totally understand that it won't be that easy to pick this thing, but to find out that attention का issue है या नहीं, you can see the commands. अगर आपने simple one step command भी दिए हैं तो वो कितना उनको abide कर पा रहे हैं, कितना नहीं. So this is another way how you can figure these things out. If he is restless even while watching cartoon or TV, impulsive है, motor and verbal perseveration, these are small things that you can pick out very easily. So moving on to the disorder of, again, this is another cognitive component of thinking and memory only. How's their reasoning, how they're doing any activity, concept formation, if they have a poor short-term or long-term memory. छोटी छोटी चीजों में you can pick that out. Even if you are asking the questions of color names, yeah, if you are asking what they had in their breakfast, like after some time, or if you are asking what happened last week, या where did they go out. So ये छोटी छोटी सी चीजें जो आप उनसे पूछ सकते हो. एंड आई बिलीव आजकल बच्चों के पास इतना एक्सपोजर है कि उनके पास कंटेंट बहुत होता है. So you can just pick those things out and definitely see. Then talking about the speech and communication, yes, difficulty in shifting topics and difficulty with small talks, answering में, articulation में, sequencing word की sentence complete है या incomplete है. By the age of 4, they generally can complete and extensively explain any situation. Slurring हो रही है या articulation, as I already mentioned. Now, auditory difficulties. So
when we are talking about auditory difficulties, please make a point that it's not a hearing issue. No, because at times we get confused between them. No, it's not about hearing, but it is about remembering the oral directions or instructions given to them. So we generally see one step instruction follow हो रहा है, two step auditory instruction follow हो रहा है या नहीं. So that is how you can actually make out whether there is something wrong going or not. Cannot sound out word or blending नहीं हो पा रही है, या block out background noise. For example, if there is a background noise and child starts feeling agitated and irritated, and he is not actually able to complete his sentence. So these small things you can actually pick out and observe. If all these things are happening very frequently, then there might be something wrong. But if it is happening once in a while, then obviously you can just block it off. Now, central auditory processing, because these all problems encompass the central auditory processing problems. Auditory sequencing, again, sequence of these. Now, talking about the sensory integrative and perceptual disorders. सॉरी So, टू डिस्टर्ब यू मैम, सॉरी टू डिस्टर्ब yes यू sir. मैम, स्लाइड एक्चुअली आगे नहीं जा रहा है, तो Oh, रिप्रेजेंट कर दें या इंटायर स्क्रीन प्रेजेंट कर दें? श्योर सर, हाँ जी हाँ जी. ओफ, मैं तो तब से चला रही हूँ, ठीक है. सर अभी दिख रहा है? अभी तो नहीं आया. हाँ, अभी मैं स्टॉप प्रेजेंटिंग कर चुकी हूँ. हाँ जी सर, ठीक है. एंटायर स्क्रीन. सर बट ये मुझे नहीं, अभी मैम आपका इंटायर स्क्रीन प्रेजेंटेशन नहीं आया है. मैं कैंसिल करके फिर से करती हूँ सर. यस मैम. हाँ जी. सर हाँ, यस मैम. सर बट ये ब्लू शेयर ऑप्शन ये मेरे पास नहीं आ रहा है. जस्ट अ सेकंड मैम, अभी नो इश्यूज. मीनवाइल प्रेजेंट नाउ पे क्लिक करके मैम आप ठीक है प्रेजेंट करिए मैम, यहाँ कमांड हमने दे दी, आप प्रेजेंट करिए. ठीक है सर. ओके. नहीं सर, अभी नहीं आया मेरे पास कमांड. अभी नहीं आया सर मेरे पास कमांड. शेयरिंग के लिए अलाउ कर दिया है मैम, आप प्लीज एक बार पुनः प्रेजेंट करें मैम. स्क्रीन ठीक शेयरिंग ऑन है यहाँ पे. है जी सर. बहुत जल्दी ही हम सभी के बीच में आज की वक्ता लवी शर्मा जी बहुत जल्दी ही जुड़ रहे हैं. जैसा जो वो विषय की विशेषज्ञता के रूप में रखते हुए प्रेजेंटेशन के क्रम में एक थोड़ा सा टेक्निकल एरर आया था, जिसके कारण वो हमसे लेफ्ट हुए. मैम आपकी स्क्रीन प्रेजेंटिंग हमारे पास तो आ रही है, आप स्लाइड एक बार सिलेक्ट करें. आपका प्रेजेंटेशन आ रहा है, प्रेजेंटेशन आपका आ रहा है, एक बार स्लाइड आप सिलेक्ट कर लें. लवी मैम. लवी मैम, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं
हाँ तो जी सर, मैं प्रेजेंटेशन आपकी आई थी, प्रेजेंटेशन हमारे पास आई थी, लेकिन फिर पुनः हाँ एक जी बार पुनः इंटायर स्क्रीन प्रेजेंट करें मैम एक बार। सर, मैं जो शेयर ऑप्शन क्लिक कर रही हूँ वो शेयर ब्लू मुझे नहीं दिख रहा है, इट्स ग्रे हियर। तो प्रेजेंट नाउ करिए मैम, आपका प्रेजेंटेशन पहले से चल रहा होगा इसलिए ऐसा है। प्रेजेंट नाउ करें। ठीक है सर, मैं ट्राई करती हूँ। मैं विंडो करके देख रही हूँ इस बार। हाँ जी सर, अब आ रहा है, ठीक है, फाइन। सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू दिस पार्ट, ऑडिटरी वी हैव डन, ठीक है। सो परसेप्चुअल और सेंसरी ये मैं आगे मैम भी कर सॉरी मैम, कहिए। मैम आप पीपीटी सिलेक्ट कर ले, स्क्रीन आपकी आ रही है हमारे पास, पीपीटी को सिलेक्ट कर ले, जहाँ पीपीटी खुली। कर दी सर, वही करिए, देखिए मे बी वो लोड होने में टाइम ले रहा है, या तो बिकॉज मैंने कर दी है, मेरे पास स्क्रीन दिख रहा है। जी जी, क्योंकि अभी तक वो पेज ही हम लोगों के सामने आ रहा है जहाँ से हम फाइल सिलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अभी अभी ठीक है सर? नहीं, अभी भी नहीं, प्रेजेंट का अभी आया नहीं। आप मैम जब प्रेजेंट नाउ करते हैं ना, तो उसमें फर्स्ट जो पहला ऑप्शन है इंटायर स्क्रीन, उसको आप प्रेजेंट कर, उसको सिलेक्ट कर लें, फिर पूरी स्क्रीन आपकी इससे एक्सेसिबल होगी। ठीक है सर। अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी जी मैम, अभी दिख रहा है? ये स्लाइड नंबर 15 आ रहा है हम लोगों के सामने। परफेक्ट, स्लाइड नंबर जी 15। सर, जी 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 जी, मूविंग ऑन, थैंक यू। परसेप्चुअल डिसऑर्डर्स, जी थैंक यू सर। ओके, सो अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। ये विजुअल परसेप्चुअल इश्यूज को ही मैंने बाइफरकेट करके लिखा हुआ है ताकि थोड़ा सा इजी रहे। सो मूविंग ऑन टू साइकोसोशल प्रॉब्लम, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जब बच्चा ये अपने आसपास देखने लगता है या कंपैरिजन स्टार्ट हो जाते हैं, या वो एक एनवायरनमेंट में जाने लगता है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो प्ले है, या फिर कोई क्रिएटिव उसकी आर्ट कोई भी क्लास है, तो he starts feeling all these things and then temper tantrums, social competencies में delay, जिसकी वजह से उसकी poor self esteem और self image और at times over frustration भी develop हो सकती है। And then उस चीज में I believe that एक therapist का या एक professional का role बहुत important होता है कि how we are making that child feel, अपनी personality को लेके हम उसको क्या feel करा रहे हैं, which is very important part। ओके, सो प्री स्कूल के कुछ कुछ पॉइंट्स ये थोड़ा सा हम क्विकली कवर करेंगे ताकि हम एक्चुअली एक हेल्दी प्रोडक्टिव डिस्कशन कर पाए। प्री स्कूल में हाउ यू कैन फिगर दैट आउट, प्री स्कूल यानी 3.5 साल तक की एज में हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं बच्चे में। स्पीक्स लेटर देन मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, हैविंग प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम एट 4 तक के ब्रैकेट में, vocabulary growth का प्रॉब्लम, often unable to find right word, difficulty in rhyming words because rhymes बहुत कॉमन होते हैं तो ये पिक करना आसान होता है, trouble learning numbers, alphabets, days of the week, colors, shapes, extremely restless है, easily distract हो जाता है, trouble interacting with peers, social play नहीं है, एक राइम आई गेस हम सभी जानते हैं, वी ऑल सी रिंगर रिंगर रोजेस एंड ऑल, अगर हम देख सकते हैं देयर माइट बी अ चाइल्ड 20 के क्लास में जहाँ सब प्लेग्राउंड में वो गेम्स कर रहे हैं और राइम्स कर रहे हैं, और वो एक बच्चा है जो बाहर थोड़ा सा सॉलिटरी अलग ही एक्टिविटी कर रहा है। सो यू कैन मेक आउट फ्यू थिंग्स, डिफिकल्टी फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस, लाइन में रहना चलना, फाइन मोटर स्किल्स स्लो होती हैं डेवलप होने में। So then if we are talking about grade K to 4, then this is an budding age wherein early intervention पे actually एक therapeutic plan और अच्छा treatment intervention किया जा सकता है actually। Slow to learn connection between letters and sounds, at times हम phonetics पे काम कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि letters अलग उसको पता है but वो उनको generalize या उनको apply नहीं कर पा रहे हैं, confuse हो रहे हैं basic words को लेके, 3 letter words run, eat, want, even cat, bat,
सो ये छोटे छोटे वर्ड्स को लेके अगर कंफ्यूजन आ रही है, रिवर्सल्स एज आई टॉक्ड अर्लियर, ट्रांसपोजेस नंबर सीक्वेंस या अरिथमेटिक साइंस में कंफ्यूजन आ रही है, स्लो टू रिमेम्बर फैक्ट्स, नहीं याद हो रहे हैं फैक्ट्स, या फिर स्किप हो रही है, मतलब ए टू जी में अगर स्किपिंग हो रही है, या इवन नंबर्स में भी, यू कैन मेक दैट आउट. स्लो टू लर्न न्यू स्किल्स, relies heavily on memorization. वो जनरलाइज नहीं कर पा रहा है, तो इफ वो अप्लाई नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम आएगी. इम्पल्सिव है, प्लान करने में डिफिकल्टी है, पेंसिल ग्रिप अभी भी प्रॉपर नहीं आ रही है, एंड देन सिटिंग पॉस्चर्स, ये बहुत सारी चीजें आप अदरवाइज भी, पुअर कोऑर्डिनेशन, अनअवेयर ऑफ फिजिकल सराउंड, लीन हो रहा है बॉडी को लेके, प्रोन टू एक्सीडेंट्स, स्टम्बल अपॉन होना, ये सब चीजें यू कैन मेक दैट आउट. नाउ टॉकिंग अबाउट ग्रेड 5 to 8. नाउ यहाँ पे क्या होता है, वाई एंड हाउ 5 to 8 ये अलग मेंशन किया है मैंने, बिकॉज एट टाइम्स टिल 4 हम लोग वो स्कोरिंग्स और वो, बिकॉज देर आर नो टेस्ट, मतलब देर आर टेस्ट बट देन एग्जामिनेशंस या वो चीज फिगर आउट पेरेंट्स नहीं कर पा रहे होते एट टाइम्स. 5 to 8 टर्न्स आउट टू बी द टाइम वेर इन जो एकेडमिक स्कोर होता है वो एक विजिबल डेटा देने लगता है कि what is the performance of the child, or that's why in case if they go undiagnosed at the prelim age, they can be diagnosed at this midpoint. So reverses later sequence, abhi bhi agar reversal ho raha hai, slow to learn prefixes, suffixes, bahut sare suffix prefix 5th standard mein grammar mein introduce hote hain, and other spelling errors. Then avoiding reading aloud, yes, this happens with a child having little low self esteem or with slight difficulty or inability to read, they just avoid reading. या फिर रीडिंग होगी भी तो यू कैन मेक दैट आउट, स्किपिंग हो रही है लेटर्स की, ट्रबल विद वर्ड प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टी विद हैंड राइटिंग, ऑकवर्ड फिस्ट लाइक टाइट पेंसिल ग्रिप, प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा है लिखते वक्त, सो इवन पेपर टेयर हो जाता है कई बार अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो तो, और avoids writing assignments, yes it happens, concept उनका बहुत clear होगा at times but they just avoid कि लिखने वाला काम ना मिले. Slower, poor recall of facts, difficulty making friends, trouble understanding body languages and facial expressions. So they're not able to understand, do that, go there. So they generally avoid it and they just plunge and do their own task. Now, high school students and adults, though our topic is not confined to this thing, but yes, as a professional, definitely we must be looking on to few facts. If the facts of LD, if the figures of LD get undiagnosed or overlooked during their childhood, definitely it will manifest as an adult. So trouble summarizing, trouble with open-ended questions on test, avoid spell incorrectly or work slowly, difficulty in adjusting to new setting, transitions बहुत difficult होते हैं उनके लिए, poor होती है grasp, or either pays too little attention to the details or focuses on it too much, misreading the information, all these things can be picked up. So one thing that I always say and I always believe, like it's the teamwork. Whenever you have to provide therapeutic intervention or a treatment program, teamwork is a dream work here. So whenever there is any red flag or you think that there is something wrong with the child, definitely I believe first step of the parents or the caregiver or the guardian would be to go to a pediatrician or a pediatric neurologist. That is very true. Then what will happen? Probably they will refer you to a therapist, or probably you might have to experiment and explore it, who can actually help out your child. So definitely role of OT, psychologist, counselor, educator, teacher, school teacher, staff, school staff, and speech therapist, it all comes into play. So it's not कि ये किसी hierarchy से लिखा हुआ है. I believe they all play an equal role. सबसे पहले तो फैमिली एनवायरनमेंट होता है, उसके बाद आई बिलीव दैट दे ऑल प्ले एन इक्वल रोल एंड डेफिनेटली वन और द अदर माइट बी हेल्पिंग चाइल्ड इन वेरियस न्यूमरस वेज. ओके, सो एरियाज टू ट्रीट दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्रॉस मोटर, फाइन मोटर ट्रेनिंग, प्री हैंड राइटिंग स्किल्स. आई विल बी डिस्कसिंग देम मोर रादर देन गोइंग एंड प्लंजिंग ऑन टू द activities part. Yes, so multi-sensory program, cognitive training, visual perceptual, and then postural training, balance और coordination exercises, oromotor exercises, ताकि communication पे हम काम कर सके. Personal care skills, the better the child is in his or her personal skills, better would be his self-esteem. So please take care of this factor. Then social and emotional skills and AT.
So again, moving on to the part of what all activities you can provide as a gross motor and fine motor, I would suggest, if you are a therapist or if you are an early interventionist, then probably you might be going through the milestone checklist and you will be providing the aid and help through them. But there are specific things that you can take care while doing it. जस्ट राइट चैलेंज प्रोवाइड करना एक बच्चे को बहुत जरूरी होता है, स्पेशली इस एज में. अगर आपका चैलेंज ओवर होगा या अगर वो अंडर हिज केपेबिलिटी होगा, दोनों में ही प्रॉब्लम हो जाएगी उसके लिए. एक बार को अंडर में तो ही विल बी सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट तो जरूर मिलेगा उसको, बट देन प्रॉबेबली ही माइट लूज द, एक तरीके से वो इंटरेस्ट नहीं आएगा उसको. सो प्लीज ट्राई टू प्रोवाइड द जस्ट राइट चैलेंज. So giving him new task every other day is important. Along with that, it is important that the task must be beneficial for the child. I have mentioned few activities, but I don't think we can anyway confine it to activity. I think इस फील्ड में ऐसा नहीं होता है कि ये एक्टिविटी ये, इट्स नॉट वेरी मच लाइक अ फॉर्मूला और सॉल्ट. So but just few activities to take up some idea. So you can actually work on push the wall activity, modified push-ups or crab walking. Animal walks बहुत ज़्यादा effective होते हैं. There are various literature evidence-based method practices that suggest कि animal walks, crab walks are very nice for them. Chair dips, squat jumps, like asking them to squat and then jump on, mirroring games in pairs, asking them to mimic the other partner. It will help just not in the gross motor skills, but also it will help them develop a social connection with the other peer member. So that is how it is actually helpful. And again, एक एक्टिविटी अगर जस्ट नॉट वन एरिया को कैटर करते हुए 2-3 एरिया को कैटर कर रही होगी, तो फॉर श्योर द चाइल्ड विल बी बेनिफिटिंग मोर. So games in high kneeling, asking them to walk around the lane in high kneeling posture or any other way, such like tug of war, or providing them with ball games, catch and throw with heavy weights, और इस तरीके के बहुत सारे गेम्स हम डिजाइन कर सकते हैं. Shoulder resistive exercises using TheraBand. So all these things can be given to the child. Now moving on to the fine motor skills, again just not limiting to these methods, but just providing you with an idea कि आप और क्या क्या incorporate कर सकते हैं. इसके अलावा there are hundreds of ways that how you can actually work on the fine motor skills, but just putting on few things. Hand grippers, then TheraBand say asking them to stretch, even sitting in front of a child and doing it being you as a member in the opposite side. The better you are playing with a child, I believe that more connected you can stay with a child. So try to involve him in such a like group of 2 ka game start karna and then adding up with another member. So basically group game can actually help them. Incorporating stress balls, उनकी impulsivity, fidgetiness, ये सब जो है इस stress balls या फिर clay टाइप की एक्टिविटी से रिड्यूस की जा सकती है. क्ले एक्टिविटी में यू कैन वर्क ऑन पिंचिंग, यू कैन वर्क ऑन देयर ग्रिप्स and many other things. Paper clips, asking them to make chains, and at times you can incorporate colors with the paper clip. So just not you're working on the fine motor skills, but you're also working on their cognitives when they have to sort the colors, when they have to pick on the color. Sensory motor skills पे भी हम काम कर सकते हैं ऐसे. Origami और paper craft ये एक बहुत interesting सी activity है. It helps child develop his creativity even, and at times वो कुछ अपनी origami से एक creative और imaginary play based stories भी बना सकते हैं. Bubble wrap, very good fine motor activity and fun activity. Even I believe आज की डेट में even as an adult at times I enjoy doing that. Velcro strips just to pull out, pull in, क्योंकि resistive होती है and it's little hard to do. So ये child के लिए ये better होती है activity. Paper tearing activity, asking them to do it in a line or in the manner that can actually help him to focus as well. So now again, you're just not working on fine motor skills, you're also giving him some tracking जिससे कि वो visuals को भी involve करेगा. Now handheld staplers, but again keeping in mind the safety of child. Shuffling and turning cards. Cards are one of the very good
I would say just not for fine motor activities, but also as a cognitive play के लिए भी cards are very good activity. We'll come up to that cognitive part in the upcoming slides. Crunching paper to make balls, and even asking them to throw in a target area or to throw at a given confined place to make them be more alert and to be able to have those target things resolved is also a good way. Coin play, again tip and pad, thick rubber band stretching, बहुत छोटी छोटी बारीक सी घर में पड़ी हुई चीजों से भी आप बहुत बार थेरेपी करवा सकते हैं. और थेरेपी नहीं, बेसिकली आप अपने चाइल्ड की हेल्प कर सकते हैं किसी भी उसकी प्रॉब्लम या उसके डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए. मूविंग ऑन टू हैंड राइटिंग टेक्निक्स, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि जैसे 4+ के बाद बहुत प्रेशर शुरू हो जाता है कि कैसे लिख रहा है, कैसे नहीं लिख रहा. आई वोंट से कि आप बिल्कुल लिख कैसे रहा है इसी पर काम कीजिए, नहीं, लेकिन आप उसको लिखने के अलावा और कौन से मेथड्स दे सकते हैं जिनसे कि वो वैसी ही एक्टिविटीज या अपने हाथ पर अपनी फिंगर्स की स्ट्रेंथनिंग पे काम कर सके, वो दीजिए. और जिससे उसको एक्चुअली पढ़ाई इंटरेस्टिंग भी लगे, क्योंकि सिर्फ लिखना ही एक गोल नहीं है या सिर्फ स्कूल में परफॉर्म करना ही एक गोल नहीं है. गोल ये है कि वो ओवरऑल लाइफ के फंक्शन को कितना इजीली और कितना इंटरेस्टिंगली कर पा रहा है. सो चॉक एंड चॉक बोर्ड से आप डिफरेंट एक्टिविटीज, इट्स जस्ट नॉट नेसेसरी कि पेंसिल पकड़े और वो ऐसे ट्राइपॉड से पकड़े, आप उसको फिंगर से भी मूवमेंट करवा सकते हो. आप उसको मोटे वाले मार्कर्स जिससे कि उसकी ग्रिप, I even have it here if I want to show. So आप वैसे फेल्ट पेन से लगा सकते हैं. वर्बल डिस्क्रिप्शन while student is writing, ताकि उसे थोड़ी हेल्प मिल जाए. कभी कभी अगर उसको इनिशियली भी हेल्प मिल जाती है तो at times they overcome all these difficulties. Finger writing in viscous substances, हमने kinesthetic sand में भी बहुत बार बच्चों को कहते हैं लिखो, या चावल पर या मतलब ट्रे में रख कर अगर हम कुछ टेक्सचर्ड कोई भी चीज रख देते हैं, एंड देन इफ वी आस्क चाइल्ड टू राइट यूजिंग हिज fingers or the tip of fingers, it helps a lot. Copying and tracing on regular line paper. line paper का concept बहुत ज़रूरी होता है at times, क्योंकि अगर हमने ऑलरेडी द चाइल्ड इज हैविंग इश्यूज, अगर हम उसको प्लेन शीट ऑफ पेपर अगर दे देंगे तो कभी कभी हम प्रॉब्लम नहीं, हम उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं बल्कि हम उसके लिए प्रॉब्लम बढ़ा रहे होते हैं. क्यों? क्योंकि अगर वो उसके पास पूरा लंबा पेपर है, उसके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो कहीं भी लिखेगा. अगर आपने उसको लाइन पेपर दिया है या फिर रूल शीट्स दिए हैं तो एटलीस्ट ही और शी विल हैव अ स्ट्रक्चर एंड डेफिनेटली यू कैन हेल्प हिम विद द विजुअल क्यूज. Forming letters in a tray, as I told you, या rice पे या sand पे, letter forming in a doll in a clay, और tracing या copy करना किसी भी rough surface पे. Sky writing जैसे हम air पे बोलते हैं, या फिर asking him to write up. Upright आप posture पे भी काम कर रहे हो और उसकी letters पे भी, learning पर भी. So it's very interesting activity. So few points to keep in mind, whether you are an educator, whether you are a speech therapist or you are an OT, just stay focused. Check the child's posture, उसकी pencil holding कैसी चल रही है, paper. For example, if I am sitting and this way, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ तो probably मैं बहुत देर लिख सकती हूँ. So keeping in mind कि उसका posture straight है, he is having a support through his elbow, forearm controlled है, ये चीजें important होती है क्योंकि at times clumsiness उन reason से भी आ रही होती है. So to rule out and to figure out कि क्या posture है उसका, ये भी बहुत important है. Then taking care of की shape of the alphabets क्या बन रही है, slope of the lines of the alphabets, sizing, spacing. When I was a child, I remember teachers used to say 1 finger distance. तो आप कुछ उसको एक line या एक जैसे कहते हैं ना, एक एड दे सकते हैं कि आप इतना स्पेस रखो, so that it becomes easy for the child initially to remember, and gradually जब वो practice में आ जाएगी writing, then he won't need all these cues. Sitting on the line, check finished writing कि once he is done, and especially motivate him once he is done, because it's a big deal for him or her. So now moving on to the sensory integrative, again it's a if we are talking about multi-sensory approach, यानी हम उसके multiple areas पे काम कर रहे हैं. So what we can do is we can provide the alphabets and letters through the board, and हम auditory by बोल के भी उसको सुनवा सकते हैं कि ये alphabet he has to write. Working through the tactile, even making alphabets on his hand can help. Kinesthetic, the movement, walking on a big 8, lazy 8 walking, we even do it in the brain gym. Sequential, simultaneous. So we can incorporate all these sensory integrative approaches
to make him be a better learner, and they really help. We every day see that. So moving on to this part, this was given in a theory, and so I just thought of adding on something which is evidence based. So they said that they will say, we all know that, but it has been picturized here, so you can just have a look over it. I haven't even deleted any reference for the quoting part. All right, moving on to the next thing, cognitive or play based method. Here I haven't mentioned much of the activities, but I want to explain more of it. पेग्स जेंगा जेंगा एक बहुत ही, आई बिलीव दिस इज वन ऑफ द मोस्ट basic and most interesting things, how you can work on their structure, execution, building, fine motor grips. Then if they are colored, then definitely on colors, calculations. So there are so many things that you can incorporate with the jenga. Now moving on to the board games I believe एक बहुत interesting method होता है. Even if a child is doing homeschooling, so I'll suggest parents or the home environment people in the home environment to work on their just एक रूटीन में सैटरडे सेट कर दीजिए प्लीज, कैसे ना तो कैसे, टू इनकॉर्पोरेट वन और द अदर बोर्ड गेम. इट रियली हेल्प्स देम टू काउंट, to just throw the dice, and to work on interpersonal and intrapersonal skills. They might win, they might lose, so it's a very good way. If it, let's suppose if it's a carom, you're working on their striking and the fine grip movements, you're working on their target and their visual attentions, tracking. If we are talking about ludo, snakes and ladder, so again there are so many examples, but that is how you can actually work on their cognitive based play based methods. और अगर हम बात करते हैं मेमोरी कार्ड्स की, तो येस दे आर वेरी गुड एड्स. फ्लैश कार्ड्स, मेमोरी कार्ड्स, यू कैन एक्चुअली मेक देम एट होम. Picture cards with the word, for example, here's the animal's picture and here's the name, then asking them to join them all, and that is how you can work on. Scavenger hunt, one of the most interesting way a child can actually learn, even if he or she is affected by any of the difficulty. So if you'll ask a child to search this out, search that out, and this is definitely going to help them all, and enhance their problem solving skill, helps them to come out of difficult situation, low frustration intolerance बढ़ती है. So definitely scavenger hunt must be given a plunge upon. All right, small tips and tricks in a school environment के लिए. So extra help. See, at times if you can see certain red flags, कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा उसको extra help कैसे दे सकते हैं आप दें. At times, even if 1/2 an hour's extra teachings, remedial educators can actually make a big difference. So if such a small help can help your child, then why not? IEPs, yes, agar if LD is severe, then probably they might need IEPs, and then educators and OTs and whole of the team can work, psychologists can work on to it, and basically make it very, I would say, smart goals are enough. It must be measurable, it must be, so you can actually take care of all these things. Try to provide them with the accommodations, provide them with the therapies. OT sessions are very much important and mandatory for a child having difficulty or a disability or special need. Then speech language, to overcome their speech issues, to overcome their to enhance their communication and verbal skills. Medication at times might be recommended, but I think there's still much research going on, and still I would say vitamins, so they can actually have with a good diet intake as well. So now working on one last area that I felt I must put here, organizational strategies. कोशिश कीजिए प्रिपेयर करने की. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रिपेयर अ चाइल्ड. इंटरेस्टिंग कलर कोडेड टाइम टेबल्स बनाइए, इंटरेस्टिंग कलरफुल notebook covers rakhiye, so that it becomes easy for the child, and just not easy but interesting. The more he is inclined towards going back to that notebook, the better he is going to learn. So try to incorporate this strategy. और रीडिंग टाइम टेबल रिमेम्बरिंग के लिए ट्रांसफर इंफॉर्मेशन 2-3 बारी एक्स्ट्रा भी बता सकते हैं आप. चेकलिस्ट की तरह से, पोस्टेड नोट्स की तरह से डन. You can make such small changes in his workplace or somewhere, so that he or she can actually work on that. Pictures, symbols बना दीजिए.
डन विद दैट एरोज बना सकते हैं आप. विजुअल चार्टिंग आजकल इतनी चल रही है, यू कैन एक्चुअली मेक गुड विजुअल चार्ट्स, color coded for different subjects as I already told. Packing, while packing, encourage them कि वो खुद से खाली करें. The more they are doing it on their own, better they will be. Confident ज़्यादा होते हैं वो. Encourage them कि वो एक दिन पहले करें. जितना वो beforehand prepared होंगे उतना problem कम होगा. See, if you know कि कोई problem आई है तो उसका solution भी definitely आएगा. और ये छोटे छोटे से changes होते हैं जो कि अगर daily routine में आ जाते हैं तो पता भी नहीं चलता at times. सो सेल्फ बिलोंगिंग्स की कि वो फॉर एग्जाम्पल भूल कर आ जाते हैं सामान, ये बहुत जनरली हम सुनते हैं स्कूल ग्रुप में. सो जस्ट मेकिंग अ चेकलिस्ट की ये रख लिया, इट कैन हेल्प देम. assign a designated place, it is very important thing. at times हम बोलते हैं कि the child is all over the place या आपका सारा सामान फैला हुआ रहता है. नहीं, ट्राई कि आपने पहले उसे एक स्पेस दिया हुआ है और उसे बताया हुआ है कि ये जगह है और आप यहाँ पे अपना सामान रखें. बिकॉज एट टाइम्स दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्लान एंड दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू पोजेस कि ये मेरी जगह है. सो यू कैन एक्चुअली असाइन कि ये जगह है एंड देन ऑर्डर इट ऑल. रीइटरेट, यूज स्मॉल स्मॉल डायरीज, ऑल दीज रिमेम्बरिंग के क्यूज तो बहुत ही कॉमन है. चेक ऑफ अ टास्क वेंडर कि यू कैन टिक इट. एक छोटा सा प्रिंट आउट कैलेंडर या चेकलिस्ट भी बना सकते हैं उनके साथ. read out instructions even if required twice भी. बट प्लीज स्टे ऑन ग्राउंड, मतलब उसको बहुत लाउड होके नहीं बोलना है बिकॉज अदरवाइज ऑल्सो द चाइल्ड माइट स्टार्ट escaping the situation. Assistive technology, yes, it was an important area to cater because even MS Windows is also these days inclusion and adaptive, and they have the built-in speech recognition software and Alexa and proofwriting text. There are many other softwares that I was finding out, but still I haven't explored. I'll just give you the name. If you want to check them out, you can see Text Help Read, Claro Read. There is livescribe.com. Few of them I found recently only. So if you feel that they can help the child to be a better reader, better writer, why not? Because technology is just to make our work easier and better. So moving on to, oh yes, किसको नहीं पता ये कौन है. So even I felt a little different when I got to know that they were affected with dyslexia. See, Hrithik Roshan, Abhishek Bachchan, and see, having this Agatha Christie, Tom Cruise examples are N. So we all know them very well. So I believe जब if they can do it तो why not. और आज की डेट में तो हमारे पास बहुत एडवांसमेंट है, और अगर हमने थोड़ा भी उनका हेल्प इनिशियल डेज में, अर्ली इंटरवेंशन ईयर्स में कर दिया तो आई थिंक वी कैन सी अ ब्राइट person coming out of any hotel. All right, so this is the one of the end of the slide. Therapeutic intervention, see please remember, ये point मैंने specially इसी तरीके से लेके हैं कि we are focusing on strengths. कोशिश कीजिए कि we do that. We are just not focusing on their weakness. So remember, your child is not defined by their LD or by their diagnosis or the label that is given by. ठीक है, we totally understand that diagnosis is important, but don't label it or don't just stay confined कि ये है ना, ये नहीं, अब नहीं हो सकता. So बस think beyond it, nurture the activities where they excel and try to take मतलब devote much time to it, plenty of time to it. Think life, like basically think of it, just not thinking about school success. I totally understand school is the main occupation, then why will you think about other successes? But then school is just one area where they have to cater. Maybe they might be good in art, they might be good in pottery, they might be good in music, they might be good in many other things, singing, whatnot. आजकल बहुत सारे areas हैं, and if you work on that, you can actually see a child not just being defined by the disability, but being defined by the area of specialization or creativity. So combining multiple approaches, you can actually work on them. Your role, you all might be knowing. So there are a few alternate therapeutic programs that are coming up these days, like animal assisted, music therapy, dance movement. So you can actually explore these areas. But as a therapist, here comes, like I don't know much about them, but I would say yes, if it is benefiting your child, you can always try, but keeping in mind that it must not be basically harming or just giving any negative implication to them. With that, I'm just done with this part. So here I am covering it up. So
I think I'm on time. I just thought ki it must not exceed. All right. So if there is any doubt or if there is any confusion, you can always ask. बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आज की Thank विषय you. पर सारगर्भित विशेषज्ञता रखने हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब कार्यक्रम की अगली पंक्ति में प्रश्न आमंत्रित करने से पूर्व मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री मुकलेश कुमार सर, रिहेबिलिटेशन ऑफिसर सीआरसी लखनऊ को, कि आप आए और हमारे बीच में एमएचआरएच मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण तथा शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र अर्ली इंटरवेंशन सेंटर के बारे में विस्तार से चर्चा करें। श्री मुकलेश कुमार सर। थैंक यू नागेश जी। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण चलाया जा रहा है, जिनका टोल फ्री नंबर है 1800599019। इस हेल्पलाइन के द्वारा किसी भी तरह साइकोलॉजिकल समस्या जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सुसाइडल प्रिवेंशन, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, एंजाइटी, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज, मेंटल हेल्थ इमरजेंसी, इसके अलावा और भी कोई भी साइकोलॉजिकल समस्या के बारे में हमारे विशेषज्ञ साइकोलॉजिस्ट के द्वारा काउंसलिंग ले सकते हैं, ताकि उनकी जो भी मानसिक समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सके। तो मैं सभी प्रतिभागियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके आसपास कोई भी यदि व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित है, आप उनको इस हेल्पलाइन के बारे में बताएं, ताकि इस हेल्पलाइन का वो लाभ ले सकें। नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि सीआरसी लखनऊ में अर्ली इंटरवेंशन सेंटर सेटअप किया गया है, जिसके तहत 0 से 6 साल तक के बच्चों का पुनर्वास किया जाता है। हमारे से इस सेंटर का मेन मकसद है कैसे जल्द से जल्द हम उनकी दिव्यांगता को पहचान करके कैसे हम उनकी दिव्यांगता को मिनिमाइज करें और उनकी क्षमता को बढ़ाएं। हमारे यहाँ ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच के द्वारा इस सेंटर में उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें जो भी किसी भी तरह के दिव्यांग बच्चे जो भी 6 साल तक आकर के कोई भी आकर के इनका लाभ ले सकते हैं। तो मैं चाहूंगा, प्रतिभागियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सेंटर के बारे में यदि आपके सेंटर के बारे में बताएं, या और आपके आसपास कोई भी दिव्यांग बच्चा यदि मिलता है तो आप उन्हें बताएं कि इस तरह के ऑलरेडी सुविधा सीआरसी लखनऊ में शीघ्र हस्तक्षेप जाएं और आप अपने बच्चे को वहां पर कैसे उन बच्चे का दिव्यांगता कम हो और उनकी क्षमता को बढ़ाया जा सके। थैंक यू नागेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि श्री मुकलेश कुमार सर, रिहेबिलिटेशन ऑफिसर सीआरसी लखनऊ के द्वारा हम सभी को बताया गया कि मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण, जो कि हमारे मानसिक संवर्धन के लिए तथा साथ ही साथ भिन्न भिन्न प्रकार से मानसिक स्तर पर हमें प्रभावित करने वाले वे कारक जिनका निदान प्रारंभिक अवस्था में या अवस्थागत हमें विशेषज्ञों के सुझावों से प्राप्त करना होता है, ऐसे सुझावों को, ऐसी काउंसलिंग को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही इस मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन का आप सभी अधिकतम स्वप्रयोग करें एवं अपनों के लिए और अपने आसपास रहने वाले अपनों जनों के लिए समुचित प्रचार प्रसार करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके। अगली कड़ी में श्री मुकलेश कुमार सर ने बताया कि सीआरसी लखनऊ के अंतर्गत स्थापित अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में हम विद्यालय पूर्व के उन प्यारे बेटे और बेटियों का स्वागत कर रहे हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की दिव्यांगता के प्रारंभिक लक्षणों को घोषित करते हैं, प्रारंभिक लक्षणों से कहीं न कहीं अपने को अभिप्रेरित करते हैं। हम उनकी संवर्धनता के लिए और दिव्यांगता के प्रभाव को कितना कम से कम उनके जीवन में पड़ा जाए, कितना कम से कम उनके जीवन को प्रभावित करे, इस हेतु सभी साफल्य व्यवहार करने हेतु प्रयासरत है। आप सभी से निवेदन करता है सीआरसी लखनऊ कि अर्ली इंटरवेंशन सेंटर जो सीआरसी लखनऊ के प्रांगण में
समुचित रूप से स्थापित किया गया है, उसमें ऐसे छोटे प्यारे नन्हे मुन्ने भैया बहनों को पहुंचाने में आप सभी अपना सहयोग करें। अधिक से अधिक मात्रा में प्यारे विशेष बालक हम तक पहुंचे और हमारी सेवाओं को प्राप्त करें। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में प्रश्न आमंत्रित करता हूं हमारे सभी श्रोतावृंद से कि आज के इस विषयगत भाव में अगर कोई प्रश्न है तो आप अवश्य मैम के बीच रखें। एक प्रश्न मैम मैंने देखा था कि चैट बॉक्स में आया हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा कि क्लास 9 का एक विद्यार्थी है, 9th का एक पढ़ने वाला बच्चा है और उसको लर्निंग डिसेबिलिटी के कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, उस पर कैसे हम लोग पार पाएंगे? सम टिप्स फॉर चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटी इन हाई स्कूल। सर अगर वो 9th में है तो पहली चीज तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि लुक फॉर सीबीएसई के एग्जाम्शंस, क्योंकि ये एक ऐसा फेज है जब 9th 10th में अगर उसको किसी भी सब्जेक्ट को एग्जाम या कोई ऐसी हेल्प लेनी है जो सब्जेक्ट को बहुत डिफिकल्ट महसूस कर रहा है, तो पहली चीज वो करें। और फिर कुछ और एस्पेक्ट्स जो मैं जानना भी चाहूंगी उसमें कि वो कौन से सब्जेक्ट में मुश्किल महसूस कर रहा है या कौन से सब्जेक्ट को से लगता है कि वो इजीली कर पा रहा है, सो उनको फिगर आउट करके देन थोड़ा थोड़ा टाइम देके टाइमलाइंस छोटी छोटी सेट करके और अपने एकेडमिक्स पे फोकस कर सकता है। और अगर एकेडमिक्स के अलावा कोई प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ी मुझे डिटेल्स जाननी होंगी। तो ये एक फर्स्ट मेथड रहेगा एंड उस केस में। और नेक्स्ट मैंने देखा था ओरोमोटर एक्सरसाइजेस। ओके, ओरोमोटर एक्सरसाइजेस, he has low confidence. Is it Richa you are talking about that same child? Okay, so okay, I got it. सो अगर सेल्फ एस्टीम लो है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि पहले जिस चीज में वो अच्छा है आप कोशिश कीजिए कि उसके कॉन्फिडेंस पे वर्क करें और उसको उन चीजों को ही, उन्हीं स्किल्स को ज्यादा करने के लिए बोलें। सो दैट इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई ऑलवेज सजेस्ट कि जिस चीज में आप अच्छे हो पहले उसी को ही बेहतर करो। एंड ट्राई कि आप एनवायरमेंट को पेस्टरिंग मत बनाइए। एट टाइम्स क्या होता है, ये 9th 10th एक ट्रांजिशन वाला फेज होता है एंड व्हाट वी डू इज कि ये करना है वो करना है, इतना एक्सपोजर हो गया है चीजों का कि वी एट टाइम्स फेल टू अंडरस्टैंड कि उसकी साइकोलॉजी कहाँ जा रही है, उसकी सोशल एस्पेक्ट्स कहाँ जा रही हैं। सो ट्राई कि हम उसके कॉन्फिडेंस पे वर्क करें और जहां वो अच्छा है वो एक्टिविटी उसे करवाएं। देन जो मुश्किल टास्क है उसको थोड़े थोड़े उसको ब्रेक कर करके एंड उसको इजीली अकॉम्प्लिश जब वो कर पाए, छोटे छोटे टाइमलाइंस या छोटे छोटे गोल सेट कीजिए उसके साथ। प्रोबेबली दिस विल हेल्प। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका फीडबैक फॉर्म आपके चैट बॉक्स में पड़ चुका है। सभी श्रोताबिंद के लिए मैं ये सूचना आपके बीच रखा। मैम आपके द्वारा सुझाए गए सुझाव हमारे सभी श्रोताबिंद के लिए, सभी विशेषज्ञों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। आपका मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और कार्यक्रम की अगली पंक्ति में श्री अमित कुमार सर, क्लिनिकल असिस्टेंट सीआरसी लखनऊ को सादर आमंत्रित करता हूं कि सर आप आए और आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य वक्ता और जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए पुनर्वास व्यवसायिक हैं सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। श्री अमित कुमार सर। थैंक यू नागेश जी, थैंक यू लवी जी। धन्यवाद ज्ञापन में सबसे पहले मैं हमारी आज की रिसोर्स पर्सन मिस लवी शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने आज लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में एक सिंपल और बहुत ही सहज तरीके से थेरेपी इंटरवेंशन के बारे में बताया, जो कि एक रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। और हमारा चैट बॉक्स उनकी तारीफ से भरा हुआ है आज के प्रेजेंटेशन को लेकर के। इसके लिए मैम को अपने मंत्रालय, अपने डिपार्टमेंट, अपने सीआरसी लखनऊ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच मैम। ताकि धन्यवाद ज्ञापन के अगली कड़ी में मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली के निदेशक महोदय डॉक्टर हिमांशु दास सर का, और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सीआरसी लखनऊ के निदेशक आदरणीय श्री रमेश कुमार पांडे सर का, जिनके मार्गदर्शन से हम इस तरह के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोग्राम्स कंटिन्यूअस सीआरसी लखनऊ में करते रहे हैं। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारी आईटी टीम्स का, जिनके प्रयास से हम इस तरह के ऑनलाइन प्रोग्राम्स करते रहे हैं। साथ ही मैं सीआरसी लखनऊ के सारे हमारे कलीग्स और स्टाफ्स को थैंक्स करता हूँ, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रोग्राम्स को कंप्लीट करने में हमें हेल्प करते रहे हैं।
साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आज के सभी पार्टिसिपेंट्स का, सभी रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स का, सभी पेरेंट्स का, जो इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में, ऑनलाइन प्रोग्राम में जुड़े और इस तरह की प्रोग्राम्स को कंप्लीट किए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू, थैंक्स नागेश जी, थैंक यू लवी मैडम, वंस अगेन थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं लवी शर्मा मैम को, जिनका एक वैशिष्ट्यपूर्ण आज हम सभी के बीच में प्रस्तुतिकरण हुआ। मैं जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट ने लिखा है कि सर्टिफिकेट भिन्न भिन्न दिनों की जो रचनात्मक गतिविधियां हुई हैं, सर्टिफिकेट उन तक नहीं पहुंचे हैं। जितने लोगों ने विधिवत फीडबैक फॉर्म भरा है, उनके सर्टिफिकेट कुछ ही समय में उनके मेलिंग आईडी पे पहुंच जाएंगे। 1 या 2 डेज में आपके सभी पेंडिंग सर्टिफिकेट्स संभव रूप में आप सभी को प्राप्त हो जाएंगे। आज के कार्यक्रम का फीडबैक लिंक चैट बॉक्स में ऑलरेडी पड़ चुका है, मैंने पुनः प्रेषित कर दिया है। आप सभी उसे फिलअप कर लें। और आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मैं समस्त प्रतिभागिता कर रहे, वैशिष्ट्यता प्रस्तुत कर रहे और इस कार्यक्रम की रूपरेखा का संचालन कर रहे सभी वृंद का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और सभी को सादर प्रणाम करते हुए सीआरसी लखनऊ की तरफ से सभी को शुभेच्छा के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पूर्ण करता हूं। आप सभी का दिन शुभ हो। सभी लोग चैट बॉक्स में दिए गए लिंक से भर कर के पश्चात लेफ्ट कर सकते हैं।